पोती ने दहेज में ऐसा क्या मांगा जिसे सुनकर सब दंग रह गए। जैसे ही सिमी स्कूल से घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसके दादाजी अपना बैग पैक कर रहे हैं। इसलिए वह अपने दादाजी से पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? दादाजी कहते हैं, बेटी मैं गांव जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगा। सिमी कहती है, नहीं दादाजी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर आप गांव चले जाओगे तो मैं स्कूल से आकर फिर किसके साथ में खेलूंगी, और फिर पार्क में मुझे कौन लेकर जाएगा? मुझे आपके साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। आप चले जाओगे तो मैं बोर हो जाऊंगी। सचमुच दादाजी। लेकिन जब सिमी को अपने मम्मी पापा की बातों से पता चलता है कि उसके दादाजी गांव नहीं वृद्धा आश्रम जा रहे हैं तो सिमी जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन सिमी के दादाजी भी अपनी पोती को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। उनकी वजह से बहू और बेटे में लड़ाई इसलिए हो रही थी, इसलिए उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो रोज रोज के बहू बेटे के झगड़े से तंग आ गए थे। दादाजी के दोनों बेटे और बहू डॉक्टर थे, इस वजह से उनका ज़्यादातर समय घर के बाहर ही बीतता था और दोनों का घर आने जाने का समय भी अलग ही था। इसलिए घर पर दोनों कभी एक साथ नहीं रह पाते थे। दोनों अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने पिताजी की जिम्मेदारी उठाने का बिल्कुल भी समय ही नहीं मिलता था और वह उनके रास्ते का अब रोड़ा बनने लगे थे। दीनदयाल जी की रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, इसलिए वह बिस्तर से जल्दी उठ नहीं पाते थे। बहू जब भी उन्हें उठने के लिए आवाज़ लगाती तो उन्हें उठने में काफ़ी समय लगता, लेकिन बहू एक बार भी अपने ससुर को उठाने के लिए उनकी मदद कभी नहीं करती। यहाँ तक कि जब दीनदयाल जी को बिस्तर से उठने में समय लगता है तो बहुत जोर जोर से हंगामा करने लगती है। दीनदयाल जी पर और भी चिल्लाना शुरू कर देती है। सिमी के पापा विमल ने कई बार अपनी पत्नी सुनंदा से कहा भी कि तुम सबका इलाज करती हो, फिर क्यों नहीं अपने ससुर जी का भी इलाज कर देती? उनसे थोड़ा अच्छे से पेश आया करो, जैसा तुम अस्पताल में सभी मरीजों के साथ में पेश आया करती हो। तुम इतना भेदभाव क्यों करती हो पिताजी और दूसरे मरीजों में? उन्हें परेशानी है, इसलिए उन्हें समय लगता है बिस्तर से उठने में। तुम यह बात क्यों नहीं समझती हो? तुम्हें अपने ससुर की सेवा करने में इतना गुस्सा क्यों आता है? अपने पति की यह बात सुनकर सुनंदा कहती है, देखो तुम्हें एक बात साफ साफ कह देती हूँ, हॉस्पिटल में हम जो भी करते हैं वह बस सेवा नहीं है, हमारा जॉब है जिसके लिए हमें पैसे भी मिलते हैं। सुनंदा की यह बात सुनकर विमल चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। इसके आगे बोलते भी क्या। एक दिन सिमी के दादाजी को टॉयलेट लगी थी, वह काफ़ी देर से आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया तो उन्होंने बेड पर ही कर दिया। सुनंदा को जब यह बात पता चली तो उसने पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया, हंगामा कर करके। उसने तुरंत काम वाली को फ़ोन करके बुलाया, लेकिन काम वाली ने भी यह कहकर मना कर दिया कि मैडम जी, मैं आपके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करने का पैसा लेती हूँ, यह सब टॉयलेट साफ करना मुझसे नहीं होगा, आप ही करिए। यह कहकर काम वाली वापस चली जाती है। सुनंदा को बहुत गुस्सा आता है तो वह तुरंत अपने पति विमल को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने बेड पर टॉयलेट कर दिया है, आकर तुम ही साफ करो, मुझसे नहीं होगा। तभी सिमी भी बाहर से खेलकर आती है तो वह देखती है कि घर में हंगामा हो रहा है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ने टॉयलेट कर दिया है तो वह अपने दादाजी को बाथरूम में ले जाती है और कहती है, दादाजी आप चिंता मत करो, मैं टॉयलेट साफ कर दूंगी। दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा तुम रहने दो, मैं साफ कर लूँगा। सिमी के दादाजी जब बिस्तर साफ कर रहे थे तभी विमल आ जाता है। अपने पिताजी को टॉयलेट साफ करता हुआ देख विमल को बहुत बुरा लगता है और अपने पिता की इस हालत पर उसे बहुत तरस भी आता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता है। उसे समय ही नहीं मिलता कि वह अपने पिता की सेवा भी कर सके। इसलिए वह निर्णय लेता है कि अब वह अपने पिताजी को इतना कष्ट सहने नहीं देगा। वह अब अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में रहने के लिए भेज देगा, चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना उठाना पड़े उसे, लेकिन अब वह अपने पिताजी को कष्ट नहीं सहने देगा। दूसरी तरफ विमल इस बात से अनजान था कि उसके पिताजी को चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, लेकिन वह अपने घर को छोड़कर वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहते थे, वह यहीं रहना चाहते थे। लेकिन यह बात विमल नहीं जानता था। विमल जब अपने पिताजी से वृद्धाश्रम के बारे में बात करता है तो
दीनदयाल जी भी अपने बेटे की बात को मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी वजह से ही घर में रोज रोज की लड़ाइयाँ हो रही हैं। वह अपने परिवार को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का निर्णय स्वीकार कर लिया और वृद्धा आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए। दादाजी के वृद्धा आश्रम जाने के बाद सिमी बहुत उदास रहने लगी, लेकिन फिर भी हर सप्ताह संडे को वह अपने दादाजी से मिलने के लिए वृद्धा आश्रम जरूर जाती थी। इस तरह दादाजी को वृद्धा आश्रम में रहते हुए 2 साल हो गए। 2 साल में सिमी 12वीं की कक्षा भी पास कर लेती है अच्छे नंबरों से। सिमी इंजीनियर बनना चाहती थी, इसलिए उसने हैदराबाद में कोचिंग ज्वाइन कर ली। लेकिन उसने अपने परिवार के सामने यह शर्त रखी कि मैं हैदराबाद में कोचिंग करने तभी जाऊंगी जब दादाजी भी मेरे साथ रहेंगे। मैं हॉस्टल में रहकर कोचिंग नहीं करूंगी, मैं अलग से रूम में रहूंगी दादाजी के साथ में। अगर दादाजी मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं हैदराबाद कोचिंग के लिए नहीं जाऊंगी। सिमी के मम्मी पापा कहते हैं, बेटी तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम वहाँ पढ़ाई करने जा रही हो या रिश्ते नाते निभाने के लिए? तुम्हें अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाना चाहिए। अगर तुम दादाजी को भी साथ लेकर जाओगी तो तुम्हें उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। यह बात तो तुम्हें मालूम है कि नहीं? सिमी कहती है, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं फिर भी सब मैनेज कर लूंगी, लेकिन मैं अपने दादाजी के साथ ही रहूंगी। सिमी की माँ कहती है, बेटी जब तुम हैदराबाद से छुट्टी आना तो अपने दादाजी से मिल लिया करना। लेकिन सिमी मना कर देती है। अपनी बेटी की जिद के आगे उसके माँ बाप की एक न चलती है। सिमी अपने दादाजी के साथ हैदराबाद रूम लेकर रहने लगती है। दोनों दादा और पोती एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश रहते हैं। दादाजी भी सिमी के साथ रहकर बहुत खुश रहते हैं। सिमी पढ़ाई के साथ साथ अपने दादाजी का भी ख्याल रखती है। रोज शाम को जब वह कोचिंग से आती है तो अपने दादाजी के पैरों की मालिश करती है और उन्हें खाना भी बनाकर खिलाती है उनकी पसंद का। दीनदयाल जी अपनी पोती को देखकर गर्व से कहते हैं कि भगवान अगर किसी को बेटी दे तो सिमी की जैसी दे। इस तरह धीरे धीरे समय बीतते गया और देखते देखते 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में सिमी डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसने अपने दादाजी का साथ फिर भी नहीं छोड़ा था। वह अपने दादाजी को साथ ही रखती थी। एक दिन सिमी के मम्मी पापा ने मजाक में कह दिया कि तुम अपने दादाजी से इतना प्यार करती हो, लगता है दहेज में इन्हें भी लेकर जाओगी। सिमी कहती है, हाँ, दादाजी को मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी और शादी भी ऐसे ही लड़के से करूंगी जो मेरे साथ मेरे दादाजी को भी अपने घर में रख सके। मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सिमी की माँ कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो। सिमी कहती है, हाँ माँ, तुम देखना, मैं ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जो मेरे साथ दादाजी को भी अपनाएगा। सिमी जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसी हॉस्पिटल के एक विवेक नाम के डॉक्टर सिमी को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने सिमी के सामने एक दिन शादी का प्रस्ताव रखा। सिमी भी उन्हें पसंद करती थी, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन सिमी ने विवेक के सामने एक शर्त रखी। सिमी ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। विवेक कहते हैं, कैसी शर्त है? सिमी कहती है, पहले तुम कहो कि तुम मेरी शर्त मानोगे। सिमी कहती है, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरी शर्त भी जरूर मानेंगे। विवेक कहते हैं, चलो ठीक है, मान लूँगा। सिमी कहती है, शादी के बाद मैं अपने दादाजी को भी अपने साथ में रखना चाहती हूँ, क्योंकि दादाजी मेरे साथ ही रहते हैं और मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। विवेक हंसते हुए कहते हैं, बस इतनी सी बात है? मुझे लगा पता नहीं क्या शर्त होगी। यह तो बहुत छोटी सी बात है। यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे यह पता चलता है कि तुम्हारे मन में बुजुर्गों के प्रति कितनी श्रद्धा है। तुम्हारी जैसी लड़की को कौन लड़का नहीं अपनाना चाहेगा जिसके मन में बुजुर्गों के प्रति इतनी श्रद्धा हो। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है और ना ही मेरे घर वालों को भी इससे कोई परेशानी होगी। मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। कुछ दिनों बाद सिमी और विवेक की शादी हो जाती है। विदाई के समय जब सिमी के मम्मी पापा को यह बात पता चलती है कि सिमी अपने दादाजी को भी अपने साथ ससुराल ले जाने वाली है, तो वह कहती है, सिमी बेटा, हमें माफ़ कर दो। तुम्हारे मन में अपने दादाजी के लिए इतना प्यार देखकर हमें अब एहसास हो गया है कि बुजुर्ग बोझ नहीं,
वह तो घर की शान होते हैं। वह जहाँ भी होते हैं उनके आशीर्वाद से घर स्वर्ग लगता है। तभी सिमी के पिताजी विमल जी भी आ जाते हैं और वह भी अपनी बेटी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, हाँ बेटी, हमें माफ़ कर दो। मैं अपने पिताजी की देखभाल सही से नहीं कर पाया। मैं उनके एहसास को समझ ही नहीं पाया जैसा तुमने समझा है। लेकिन अब मैं सब समझ चुका हूँ। मैं अब अपने पिताजी को अपने साथ इसी घर में ही रखूँगा। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि इन्हें अब पिताजी को हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तभी सिमी के दादाजी भी कहते हैं, हाँ बेटा, अब मुझे यहीं रहने दो। तुम अपने जीवन में खुश रहो। अगर तुम्हें मिलने का मन करे तो तुम यहाँ आ जाना, नहीं तो फोन पर तो बातें होती ही रहेगी, वीडियो कॉल भी कर लिया करेंगे। आज तुम्हारी वजह से मेरे बहू बेटे मुझे दोबारा मिल गए। शादी में आए सभी लोग खड़े यह सब बातें सुन रहे थे। सभी को सिमी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और सबसे ज़्यादा तो खुश सिमी के सास ससुर थे, जो उन्हें इतनी संस्कारी और बुजुर्गों का आदर सत्कार करने वाली बहू मिल रही थी। सिमी अपने दादाजी की बातें मानकर सभी का आशीर्वाद देकर विदा होकर अपने दूसरे घर चली जाती है खुशी खुशी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।